हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है कि पोटो सरदार ने किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। यानी कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है ये पोटो सरदार भी लड़ाई लड़ रहे थे और सिंहभूम वाले क्षेत्र से ये क्या करते हैं कि लोगों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अगर इनका जन्म पूछा जाए तो जन्म कहाँ पर होता है? पोटो सरदार का जो बर्थ होता है ये कहाँ पे होता है? ये होता है राजबासा गांव। राजबासा गांव में इनका जन्म होता है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये भी सिंहभूम वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, एक पश्चिमी सिंहभूम में एक घाटी है जिसका सेरेंगसिया घाटी नाम है। सेरेंगसिया घाटी में जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों और इनके बीच में ये थे पोटो सरदार थे, उनके ग्रुप में और भी विद्रोही थे। इन दोनों के बीच में काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था। कहाँ पे? सेरेंगसिया घाटी में जो है यहाँ पर क्या हुआ था? भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर इनकी मृत्यु की बारे में बात की जाए कि इनकी मृत्यु कब होती है, ठीक है, ये शहीद कब होते हैं, तो इनको फांसी दिया जाता है। फांसी दिया जाता है कब? 1 जनवरी 1838 को। ठीक है, 1 जनवरी 1838 को जो है इसको फांसी की सज़ा दी जाती है और फांसी जो है बरगद के पेड़ से दिया जाता है। ठीक है, बरगद के पेड़ पे इसको फांसी दिया जाता है। और इन पे आरोप क्या था? इनको जो फांसी दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? इन पर आरोप जो था ये अंग्रेज़ों की हत्या का आरोप इन पर था। जो अंग्रेजी सेना थी उनकी हत्या का आरोप। ठीक है, अंग्रेजी सेना, ठीक है, कि हत्या का आरोप जो है इन पर था। ठीक है, इस कारण से जो है इनकी मृत्यु की सज़ा दी जाती है। देखिए, अभी भारत सरकार के द्वारा एक शहीद ग्राम योजना को लॉन्च किया गया है। क्या? शहीद ग्राम योजना। तो इस योजना के तहत जो है जितनी भी अपने अपने क्षेत्र में जो भी स्टेट हैं वहाँ पर जो भी शहीद हुए हैं उस क्षेत्र से, तो उनके गांव को जो है एक हर तरह का फैसिलिटी जो है मुहैया किया जाएगा। तो शहीद ग्राम योजना में जो है इनका भी नाम आता है। ठीक है, शहीद ग्राम योजना के अंतर्गत जो है इनके गांव, जो राजबासा गांव है, इनको भी सुशोभित किया गया है। ठीक है, कौन सा गांव आता है इसमें? यही राजबासा गांव। राजबासा गांव। ठीक है, संथाल परगना में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? एक तो क्या हो गया? साहेबगंज आ गया, गोड्डा आ गया। ठीक है, फिर देवघर आ गया, फिर क्या हो गया? साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ आ गया, या फिर दुमका का। ठीक है, थोड़ा सा दुमका का क्षेत्र आता है। ठीक है, इसमें जो है दुमका का क्षेत्र भी आता है। थोड़ा सा दुमका का क्षेत्र आता है। ठीक है, साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, देवघर हो गया, पाकुड़ हो गया, फिर कौन कौन सा हो गया? देवघर हो गया, जामताड़ा हो गया। ये सब जो है साहेबगंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर हो गया। तो नॉर्थ छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ हो गया? रांची हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसके सहयोग से रानी सर्वेश्वरी ने दामने को का विरोध किया। ठीक है, दामने को जो है इसको ये संथाल परगना का ही पुराना नाम है। ठीक है, संथाल परगना का जो पुराना नाम है ये क्या दामने को हो गया। तो जब दामने को का निर्माण हो रहा था तो रानी सर्वेश्वरी ने इसका विरोध किया था और किसके हेल्प से किया था, ये पहाड़िया सरदार के मदद से जो है दामने को का रानी सर्वेश्वरी ने विरोध किया था। तो रानी सर्वेश्वरी कौन होते हैं? रानी सर्वेश्वरी जो है ये सुल्तानाबाद की रानी थी, सुल्तानाबाद की रानी थी। ठीक है, ये सुल्तानाबाद कहाँ पड़ता है? ये सुल्तानाबाद पहला तो हो गया संथाल परगना एरिया में पड़ता है, संथाल परगना में। अब संथाल परगना में भी कहाँ पर पड़ता है? ये जो है सुल्तानाबाद जो है, अब जो सुल्तानाबाद पड़ता है, ठीक है, ये जो है महेशपुर पाकुड़ के आसपास का क्षेत्र है, महेशपुर पाकुड़। तो महेशपुर पाकुड़ के आसपास का क्षेत्र जो है ये सुल्तानाबाद कहलाता था। तो वहीं की रानी कौन थी? रानी सर्वेश्वरी थी। ठीक है, अब इन्होंने जो है पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह का जो है नेतृत्व किया जाता है इनके द्वारा। कब किया जाता है? ये जो नेतृत्व करती है ये कब से कब तक करती है? 1781 से लेके 82 तक, यही ईयर है। 1781 से लेके 82 तक जो है रानी सर्वेश्वरी पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व करती है और इनकी मृत्यु जो है कहाँ पर होती है? भागलपुर जेल में। इनकी मृत्यु, इनको जेल होता है और ले जाया जाता है कहाँ पर? भागलपुर जेल। ठीक है, मृत्यु होती है। और अगर डेट पूछा जाए कि किस दिन, 6 मई 1807, 6 मई 1807 में इनकी मृत्यु जो है भागलपुर जेल में हो जाती है। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्ट है, हिल असेंबली प्लान। ये जानना जरूरी है, ये पहाड़िया विद्रोह से रिलेटेड है, हिल असेंबली प्लान। ठीक है, हिल असेंबली प्लान जो है ये जो पहाड़िया विद्रोह राजमहल वाले क्षेत्र में काफ़ी जोर शोर में था। ठीक है, जो पहाड़िया विद्रोह था ये राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्र में काफ़ी जोर शोर से था और पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने ये प्लान लाया था। ठीक है, इस प्लान में जो है पूरी तरह से इसका जो जिम्मा दिया गया था ये किसको दिया गया था? पहाड़िया लोगों को दिया गया था और उसमें एक सरदार को चुना गया। उसमें एक उनका जो मुख्य नेतृत्व करता है इस प्लान को लागू करने के लिए, तो वो कौन, उस क्या कहलाता था? वो सरदार कहलाता था। ठीक है, इसमें जो मेन लीडर है, लीडर को क्या कहते थे? सरदार। और ये कहाँ? राजमहल पहाड़ी में। ठीक है, राजमहल पहाड़ी में विद्रोह को शांत करने के लिए लाया गया था, विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हिल असेंबली प्लान क्या है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में एक तरह का शासन व्यवस्था है जिसका जो जिम्मा है उन्हीं पहाड़िया लोगों को दिया गया। उसका राजा किसको बनाया गया? जो राजा था उनको सरदार कहा गया। इसमें काफ़ी जो है उनको छूट दिया गया, यहाँ तक कि मृत्यु दंड का भी उनको जो है अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, बस इनको इतना करना था, जो वहाँ शासन व्यवस्था था जिस तरह जमींदार और राजा के बीच, जमींदार और जो अंग्रेज हुकूमत के बीच होता था उसी तरह का ये भी था। यहाँ पर जो सरदार होते हैं उनको बस शासन व्यवस्था का पूरा जो रिपोर्ट है सरकार को करना होता है, यानी अंग्रेजी हुकूमत को करना होता था। और ये जो हिल असेंबली प्लान लाया गया ये किसके लिए, कौन लाया? ये क्लीवलैंड के द्वारा लाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है,
क्लीवलैंड के द्वारा जो है ये हिल असेंबली प्लान को लाया गया। बस ये याद रखना है कि हिल असेंबली प्लान जो है राजमहल पहाड़ी में विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? क्लीवलैंड के द्वारा लाया गया था। और इसका जो मेन लीडर होता है ये क्या कहलाता है? ये सरदार कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति ने तेलंगा खड़िया को गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोधन सिंह। ठीक है, बोधन सिंह ने तेलंगाना खड़िया की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तेलंगाना खड़िया डेली क्या करते थे? दैनिक प्रार्थना किया करते थे। उसी समय जो एक अंग्रेजी सैनिक होता है, ये कौन है? ये अंग्रेज सैनिक होता है। उनका नाम क्या है? बोधन सिंह। उनके द्वारा जो है जब दैनिक प्रार्थना किया जा रहा था इनके द्वारा, तभी इनको गोली मारकर हत्या कर देता है। ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो तेलंगा खड़िया के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। तेलंगाना खड़िया का जो जन्म होता है ये कहाँ पर होता है? ये गुमला में। और उस समय जो जिला होता है जब इनका जन्म होता है तब लोहरदगा जिला होता है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए इनका जो जन्म होता है ये कहाँ? मुरगू गांव में होता है। मुरगू गांव में। इनका जो जन्म होता है ये मुरगू गांव में होता है। ठीक है, मुरगू गांव में होता है। और जन्म के समय जो जिला होता है लोहरदगा। ठीक है, जन्म के समय जो जिला होता है लोहरदगा, बट अब जो है गुमला जिला है। बट अब गुमला। ठीक है, तो वहां पर इस तरह जो जन्म के समय जिला था वो क्या था? लोहरदगा था। लेकिन अभी जो जिला है वो गुमला है। लेकिन गांव क्या है? मुरगू गांव में इनका जन्म होता है। और इनकी पत्नी ने भी जब इनका जो है देहांत हो जाता है, ठीक है, जब ये शहीद हो जाते हैं, तो इसके बाद जो ये शुरू किए थे विद्रोह आंदोलन, तो उसका जो नेतृत्व करता है उनकी पत्नी होती है। इसलिए पत्नी का नाम क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनकी पत्नी का नाम जो होता है ये क्या होता है? रत्नी खड़िया। ठीक है, रत्नी खड़िया। रत्नी खड़िया इनकी पत्नी का नाम होता है। किसका? तेलंगाना खड़िया की। और जब तेलंगाना खड़िया जो है शहीद हो जाते हैं तो उनके बाद आंदोलन का पूरा जिम्मा जो है रत्नी खड़िया के ऊपर आ जाता है और ये उनको लीड कुछ समय तक लीड करती है। इसलिए पत्नी का नाम इम्पोर्टेंट है। पत्नी का नाम क्या है? रत्नी खड़िया नाम है। अब जो ये विद्रोह करते थे, जो इनका विद्रोह आरंभ हुआ था, ये कब से कब तक हुआ था? जो विद्रोह इन्होंने किया था ये 1849 से लेके 1950 तक। ठीक है, 1849 से लेके 1950 तक तेलंगा खड़िया के द्वारा विद्रोह किया जाता है। और ये जो है किस तरह का युद्ध लड़ रहे थे? गुरिल्ला युद्ध। तो गुरिल्ला युद्ध में क्या किया जाता है कि छिपके जो है वार किया जाता है। ठीक है, छिप कर एक बार निकला, तीर धनुष मारा, फिर छिप गया। ठीक है, तो इस युद्ध को क्या बोला जाता है? गुरिल्ला युद्ध बोला जाता है। अब देखिए इसके बाद जो ये काफ़ी समय तक जो है जेल में रहे थे, फिर इसको जो है रिलीज़ किया जाता है। और समय था 1880। ठीक है, समय था 1880। और इस समय जो है ये निकले और निकलने के बाद इन्होंने विद्रोह किया। क्या? 1859 में जो है एक छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंसी प्रोसीजर एक्ट जो है पास हुआ था। ठीक है, 1859 छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड एंड टेनेसी ठीक है प्रोसीजर एक्ट।
तो ये एक्ट जो है पास हुआ था, ठीक है। तो इस एक्ट का क्या कर रहे थे, ये विद्रोह करने लगे, ठीक है। कौन, तेलंगाना खड़िया, कब, 1880 में, ठीक है। और ये पास कब हुआ था, 1859 में। तो इसका क्या करने लगे, ये विद्रोह करने लगे, तेलंगाना खड़िया के द्वारा विद्रोह होने लगा। तो इसी को जो है, इसी विद्रोह को जो है खड़िया विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये जो विद्रोह है इसी को खड़िया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जो इनकी मृत्यु होती है ये कब हो जाती है, 1880 को ही, 22 अप्रैल जो है 1880 को इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और कब, बोधन सिंह की गोली से, ठीक है, बोधन सिंह की गोली से ड्यूरिंग, कब, दैनिक प्रार्थना के समय, दैनिक प्रार्थना कर रहे थे उस समय जो है इनको गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। और जो इनको दफनाया जाता है ये कहाँ पर, गुमला में ही दक्षिणी कोयल नदी के तट पर दफनाया जाता है। इनको जो दफनाया जाता है कहाँ पर, दक्षिणी कोयल नदी के तट पर, ठीक है, नदी के तट पर दफनाया जाता है, ठीक है, दफनाया जाता है। और जो इनका एक वहाँ पर बनाया जाता है जो प्लेस है उसको क्या बोला जाता है, जहाँ पर दफनाया जाता है उसका नाम क्या होता है, तेलंगा टोपा टांड़। ये इंपॉर्टेंट है, तेलंगा टोपा टांड़। टांड़ मतलब क्या होता है, ऊंची भूमि को टांड़ कहा जाता है। तो ये इसका जो है उस जगह को क्या कहा जाता है, तेलंगा टोपा टांड़। तो ये क्या हो गया, समाधि स्थल हो गया एक टाइप से, ठीक है। इसमें इतना इफेक्ट है। नेक्स्ट हो गया कि तेलंगा खड़िया के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तेलंगा खड़िया के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तेलंगा टोपा टांड़। और ये साउथ कोयल रिवर के तट पर है, रिवर के तट पर, ठीक है, तट पर है, ठीक। नेक्स्ट क्या हो गया, निम्न में से किस विद्रोह को गंगा नारायण का जो है हंगामा कहा जाता है। जो गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है ये किस विद्रोह को कहा जाता है, तो कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह को जो है अंग्रेजों के द्वारा गंगा नारायण का हंगामा कहा गया। अब जो भूमिज विद्रोह जो होता है ये किस क्षेत्र में होता है, मानभूम। गंगा नारायण के द्वारा जो भूमिज विद्रोह किया जाता है ये किस क्षेत्र में होता है, मानभूम वाले क्षेत्र में। अब जो होता है इसको क्या बोला जाता है, धनबाद का क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो मानभूम वाले क्षेत्र में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, मानभूम में विद्रोह का नेतृत्व, ठीक है। तो ये कौन थे, गंगा नारायण। तो इसी को मानभूम वाले क्षेत्र में जो अब धनबाद के नाम से जाना जाता है, जो भूमिज विद्रोह का जो लीड कर रहे थे उसको क्या बोला जाता है, गंगा नारायण का हंगामा, ठीक है। भूमिज विद्रोह बोले या गंगा नारायण का हंगामा बोले तो दोनों सेम बात हो गया। तो अंग्रेजों द्वारा इसलिए इनको जो है गंगा नारायण का हंगामा कहा गया। अब जो इनकी हत्या कर दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। किसके द्वारा हत्या करवा दिया जाता है, किसके द्वारा हत्या होता है, बाय चेतन सिंह। चेतन सिंह, चेतन सिंह के द्वारा जो है इसको हत्या कर दिया जाता है गंगा नारायण का। और यह कहाँ का ठाकुर होता है, सराय केला खरसावां का ठाकुर, सराय केला खरसावां, ठीक है, का ठाकुर होता है।
सरायकेला खरसावां ठाकुर का नाम क्या है? चेतन सिंह। इनके द्वारा जो है अंग्रेजी सेना की मदद से जो है इनको हत्या करवा दिया जाता है। अब जो हत्या का डेट भी 7 फरवरी, ठीक है, इसका जो टाइम है 7 फरवरी 1833 को। तो गंगा नारायण की हत्या कब होती है? 7 फरवरी 1833 को जो है गंगा नारायण का हत्या किया जाता है। और जो भूमिज विद्रोह का जो है समय होता है, ठीक है, ये जरूरी है कि भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे ड्यूरिंग गंगा नारायण के समय में, तो ये मानभूम वाले क्षेत्र में कब किया गया था ये विद्रोह? 1832 से लेके 33 तक, ठीक है। 1832 से लेके 33 तक जो गंगा नारायण के द्वारा भूमिज विद्रोह किया जाता है, ये इसका ईयर है। इनकी हत्या कब होती है? 7 फरवरी 1833 को जो है चेतन सिंह द्वारा, जो कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये केवल खरसावां होगा, ठीक है, तभी अलग अलग क्षेत्र था ये केवल जो है खरसावां का ठाकुर होता था। तो खरसावां का ठाकुर कौन थे? चेतन सिंह। खरसावां ठाकुर चेतन सिंह के द्वारा जो है इसको हत्या कर दिया जाता है। कोल्हान वाले क्षेत्र में कोल विद्रोह होता है, इसमें एक लड़ाका कोल भी होता था। और ये कोल विद्रोह जो होता है रबसेस के टाइम पे होता है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि चेरो विद्रोह कब आरंभ हुआ था, ठीक है। चेरो विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ये पलामू वाले क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और कोल विद्रोह जो होता है ये कोल्हान के क्षेत्र में, कोल्हान के क्षेत्र में कोल विद्रोह होता है, ठीक। रघुनाथ महतो ने इनमें से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो चुआड़ विद्रोह है, तो चुआड़ विद्रोह का प्रथम चरण का जो लीडर थे वो कौन थे? रघुनाथ महतो थे। और देखिए इसमें जो है गंगा नारायण का अगर जन्म पूछा जाता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में गंगा नारायण का जन्म जो है, बर्थ कहाँ होता है, जन्म कहाँ होता है? ये बड़ा भूम में, ठीक है, बड़ा भूम। और इसको जो है बीरभूम कहते हैं, बीरभूम वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये कहाँ पर आता है? वेस्ट बंगाल वाला इलाका में आता है, ठीक है। बीरभूम वाले क्षेत्र में गंगा नारायण का जन्म होता है। उसी तरह अगर रघुनाथ महतो की बात की जाए, ठीक है, रघुनाथ महतो की बात की जाए तो रघुनाथ महतो का जो जन्म होता है ये कब होता है? रघुनाथ महतो का जन्म ये कहाँ पर होता है? तो ये हो गया सरायकेला खरसावां का एक घुटियाडीह गांव था। नाम क्या है? घुटियाडीह, ठीक है। घुटियाडीह गांव में इनका जन्म होता है, जो कहाँ पर होता है? सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। तो घुटियाडीह गांव में सरायकेला खरसावां जिला पड़ता है और इनका जो जन्म होता है रघुनाथ महतो वहीं पे जन्म लेते हैं। अब इनका जो नेतृत्व किस चुआड़ विद्रोह का जो प्रथम चरण है उनका नेतृत्व कौन करते हैं? रघुनाथ महतो के द्वारा किया जाता है। और एक 1769 में, ठीक है, 1769 में इन्होंने एक नारा दिया, इम्पोर्टेंट है ये, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। क्या था? अपना गांव अपना राज, ठीक है, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज।
अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ये जो नारा है 1769 में रघुनाथ महतो के द्वारा दिया गया। ये रघुनाथ महतो और रघुनाथ मुर्मू अलग अलग है, ठीक है। रघुनाथ मुर्मू कौन है? ओल चिकी लिपि के आविष्कारक, जो संथाल भाषा की लिपि है, ठीक है। ये कौन है? रघुनाथ महतो है, ठीक है। तो रघुनाथ महतो के द्वारा ये नारा दिया गया, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। और जो इनकी मृत्यु हो जाती है, ये कब हो जाती है? इसके जस्ट 9 साल के बाद 1778 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पर? लोटा गांव के समीप, ठीक है। लोटा गांव के समीप जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी लोटा गांव कहाँ? सरायकेला खरसावां के अगल बगल में ही है। और किस चीज से? गोली लगने से, ठीक है। गोली लगने से जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व करता है ये कौन है? इसमें जो है सिद्धो कान्हू का नाम जो है, बहुत सारे लीडर है लेकिन सिद्धो कान्हू जो है उनके लीडर हैं, सिद्धो कान्हू। और ये जो होता है कहाँ से? भोगनाडीह से। भोगनाडीह से जो है, जो साहेबगंज जिला में पड़ता है, वहाँ से होता है। मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व करते हैं ये कौन है? बिरसा मुंडा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जतरा भगत ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो जतरा भगत के द्वारा जो है ताना भगत आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था। और ये जो है ये आंदोलन जो है महात्मा गांधी से प्रेरित आंदोलन था, महात्मा गांधी से प्रेरित, ठीक है। यानी जतरा भगत काफ़ी प्रेरित थे महात्मा गांधी से। और उसके बाद जो है ये आंदोलन का स्टार्ट होता है। इसको जो है टाना भगत आंदोलन भी कहते हैं। इस तरह टाना को टाना भी लिखते हैं, टाना भगत आंदोलन कहीं कहीं इसको लिखा जाता है, ठीक है। इनका जो जन्म होता है टाना भगत का, ये कहाँ पर? ये गुमला में होता है। चिंगरी नावाटोली गांव गुमला में होता है, ठीक है। इसका जो बर्थ होता है, जन्म होता है, अगर जतरा भगत की बात की जाए तो इनका जो जन्म होता है ये कहाँ होता है? चिंगरी, ठीक है। ये कौन सा? नावाटोली गांव, नावाटोली गांव होता है, नावाटोली गांव होता है। और ये जो पंचायत होता है बिशुनपुर पंचायत होता है, ठीक है, गुमला, ठीक है। यहाँ पर इनका जन्म होता है। और डेट की बात की जाए तो 20 अक्टूबर 1888 को, 20 अक्टूबर 1888 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर? गुमला में होता है, ठीक है। एक करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है बिशुनपुर पंचायत है, बिशुनपुर जो है, बिशुनपुर एक, ठीक है, बिशुनपुर में जो है ये गुमला में ही है। जतरा भगत पुस्तकालय, जतरा भगत पुस्तकालय खोला गया है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब इन्होंने जो नेतृत्व किया था ये किसका किया था? ताना भगत आंदोलन का। और ये जो जतरा भगत है इनको जतरा उरांव भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है,
क्योंकि ये उरांव जनजाति से थे। ठीक है, जतरा भगत के जगह में कहीं कहीं जतरा उरांव भी लिख दिया जाता है। ठीक है, देखिए इनको जो आत्मबोध की प्राप्ति, आत्मबोध यानी आत्मज्ञान होता है जब, ठीक है, आत्मज्ञान, ठीक है, आत्मज्ञान या फिर हम बोल सकते हैं आत्मबोध कब होता है? 1940 को। ठीक है, एक रास्ता मिलता है। आत्मज्ञान मतलब क्या? एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेल्फ एक रास्ता। ठीक है, कि अब कुछ हमको करना है, इस पथ पर आगे बढ़ना है। तो जब इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तभी उसी से जो है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत होती है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत। समझ में आ गया? ये शुरुआत होता है। तो ये जो अगर पूछा जाए ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1940 में, जब उनको 1940 में आत्मज्ञान होता है। ठीक है, और ये जो है किस टाइप का था? ये आंदोलन जो है किस टाइप का था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ये एक क्या है? सांस्कृतिक आंदोलन, यानी ये जो है संस्कृति से जुड़ा हुआ, जो उनका कल्चर है, उनको जो लोग उस कल्चर से भटक गए थे उनको जो है उस पथ पे लाना है। ठीक है, तो एक टाइप का सांस्कृतिक आंदोलन था। इसमें जो है दारू हड़िया की मनाही भी की गई थी, मीट मुर्गा की जो है सेवन को मना किया गया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ताना भगत आंदोलन कहलाया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से किस घटना के बाद जतरा भगत ने, ठीक है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये क्या है? आत्मबोध की प्राप्ति के बाद 1940 में इसको आत्मबोध होता, आत्मज्ञान होता है। उसके बाद जो है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है कि जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय जो है, ठीक है, तो इनकी बहुत सारी जमीन अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, जो इनकी ज़मीनें थी, इनको कमज़ोर करने के लिए इनकी ज़मीनें छीन ले गई। ठीक है, तो बाद में गवर्नमेंट के बाद जब स्वतंत्र भारत में इनको एक क्या बना? अधिनियम बनाया गया और उनको जो है उनकी ज़मीन वापस कर दी गई। ठीक है, सभी की तो वापस नहीं हो गई, लेकिन कुछ को वापस कर दी गई। और इसी को क्या बोलते हैं? ताना भगत, ताना भगत रैयत कृषि, ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्निवास, पुनर्निवासी अधिनियम। और ये कब था? ये अधिनियम कब बना? 1948 में। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। 1948 में ये अधिनियम बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि किस बात भारत सरकार द्वारा ताना भगत कृषि भूमि पुनर्वापसी, ठीक है, यहां पर क्या होगा? पुनर्वापसी होगा। ये क्या होगा? पुनर्वापसी। अधिनियम 1948 को जो है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 1948 को ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम बनाया गया 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि बराकर नदी का अपवाह झारखंड के किस क्षेत्र में
झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? तो बराकर नदी का जो अपवाह झारखंड के हजारीबाग से होता है। ठीक है, अपवाह, सॉरी हजारीबाग नहीं, अपवाह मतलब क्या हो गया, कहाँ कहाँ ये बहता है। तो देखिए तीनों हो जाएगा। ठीक है, ये हजारीबाग भी आता है, गिरिडीह भी आता है और धनबाद भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो जब बराकर नदी की बात करते हैं, बराकर नदी का बात बोलते हैं, तो इसकी जो ओरिजिन है, कहाँ से निकलती है, तो ये कहाँ, पदमा हजारीबाग से, पदमा हजारीबाग से, पदमा हजारीबाग से ये क्या करता है, निकलता है। उसके बाद जो, और ये जो है दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये दामोदर की क्या होती है, सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। इस नदी के किनारे जो है, जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये नदी जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्या है, काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है। अब जो इसका प्रवाह क्षेत्र होता है, देखिए एक तो यहाँ हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, इसके अलावा जो है जामताड़ा है। ठीक है, और इसी नदी के किनारे जो है माँ कल्याणेश्वरी का भी मंदिर है। इसी नदी के किनारे जो है माँ कल्याणेश्वरी का भी मंदिर है। ठीक है, ये जो नदी है कोडरमा से होके भी बहती है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र हजारीबाग भी हो गया, गिरिडीह भी हो गया, धनबाद हो गया। ठीक है, और जामताड़ा और कोडरमा, यानी जो प्रवाह क्षेत्र जो इनका होता है, प्रवाह क्षेत्र जो होता है ये क्या, 5 जिला होता है। ठीक है, कौन कौन सा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, कोडरमा। ठीक है, अब देखिए इनका जो मुहाना है ये कहाँ पर है, कहाँ पर ये जो है दामोदर से मिलती है। तो ये जो है मैथन डैम से निकलने के बाद, यानी कि आफ्टर मैथन डैम, ठीक है, मैथन डैम से निकलने के बाद जो है ये कहाँ पर मिलती है, आसनसोल में। जो पश्चिमी बर्धमान है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का पार्ट है, एक शहर है आसनसोल में, दामोदर से इसका जो है मिलन होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया। अब देखिए बराकर नदी, इस पे जो है एक तिलैया डैम भी है, डैम जो है ये बराकर नदी पर ही है। इसको क्या बोलते हैं, तिलैया डैम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दामोदर और बराकर के संगम पर एक डैम है, कब, पंचेत डैम। ठीक है, यहाँ पर जो है एक पंचेत डैम भी है, लेकिन ये अकेले जो है इस पर नहीं है, एक बराकर हो गया और प्लस दामोदर, ठीक है, के संगम पर है पंचेत डैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बराकर नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस नदी का उल्लेख जो है बौद्ध साहित्य में मिलता है, ये भी करेक्ट है। चर्चा जैन साहित्य में मिलती है, बिल्कुल सही। और इसी नदी के तट पर जो है मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। ठीक है, ये भी क्या है, सही है। तो इसका करेक्ट, जब तीनों सही है तो बेस्ट आंसर कौन सा हो जाए, उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है।
मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? देखिए, सबसे पहले कि मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है, ये सही है। नौगम्य नदी का मतलब क्या होता है? जिसमें नाव चलाया जा सकता है। झारखंड जो है काफ़ी ऊंचा क्षेत्र है, तो यहाँ जो पानी आता है ये जल्दी रुकता नहीं है। पानी जो है जमाव यहाँ पर कम होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि झारखंड का जो ये मयूराक्षी नदी है उसमें पानी रहता है, उसमें हम नाव चला सकते हैं, इसलिए झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी इसको माना गया है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है ये कहाँ दुमका और वेस्ट बंगाल होता है। देखिए, और इस नदी पर मसानजोड़ नामक बांध का निर्माण किया गया है, बिल्कुल सही बात है। और इस नदी पर निर्मित मसानजोड़ बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, ये गलत हो गया। इसका निर्माण जो है, ये जो मसानजोड़ डैम है इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका ने नहीं किया है बल्कि कनाडा सरकार के द्वारा किया गया है। ये क्या है? गलत है। और इसलिए इसको जो है कनाडा सरकार के द्वारा सहयोग से बनाया गया है। इसलिए इसका जो उपनाम है इस मसानजोड़ डैम का, ठीक है, मसानजोड़ डैम का उपनाम है क्या? कनाडा डैम। कनाडा डैम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा असत्य है? तो असत्य ढूंढने बोल रहा था, तो असत्य अगर ढूंढा जाए तो ये कौन सा असत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य होगा। अब देखिए, अगर मयूराक्षी नदी के बारे में जाना जाए तो ये जो है इसका उपनाम क्या है? मोर नदी बोलते हैं या मोरहर नदी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो उपनाम है मोर नदी या मोरहर नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो उद्गम होता है यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? त्रिकुट देवघर से। त्रिकुट पर्वत है देवघर में, वहाँ से होता है, ठीक है, देवघर से होता है। और इसका जो मुहाना है, मतलब जहाँ पर मिलती है, ये गंगा है जिसको हुगली बोलते हैं। और ये कहाँ पर? कोलकाता में जाके मिलती है हुगली से, ठीक है, कोलकाता मिलती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है एक तो झारखंड है, झारखंड में कहाँ पर? देवघर हो गया, फिर दुमका हो गया। और कहाँ पर? वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में इनका प्रवाह क्षेत्र है। इस नदी के किनारे जो है एक मेला लगता है जिसको क्या बोलते हैं? हिजला मेला। हिजला मेला, ठीक है, तट पर लगता है, ठीक है। इसमें और कोई? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। देखिए, एक ब्राह्मणी नदी जो है मुख्य धारा की है, ठीक है। दो ब्राह्मणी नदी के बारे में देखेंगे। पहला हो गया जो ब्राह्मणी नदी है ये किसका? शंख नदी प्लस दक्षिणी कोयल, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ है? गुमला है। और इसका दक्षिणी कोयल का ओरिजिन कहाँ है? ये नगड़ी गांव में है, ठीक है। इन दोनों के मिलने से जो है ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो है इसको क्या बोलते हैं? वेद व्यास संगम। वेद
व्यास संगम। ये कहाँ पर? राउरकेला। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। राउरकेला उड़ीसा के पास जो है इन दोनों नदी का संगम होता है, ठीक है। और बाद में जो है ये ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है, ब्राह्मणी नदी, ठीक है। तो ये क्या है? शंख नदी है और ये साउथ कोयल है। ये वेदव्यास संगम हो गया, ठीक है। तो एक तो ब्राह्मणी नदी ये है, ठीक है। ये एक तो नदी एक है, वन टाइप हो गया। और सेकंड टाइप जो है ये कहाँ? ब्राह्मणी नदी है। ये दुमका में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? दुमका में। और ये निकलता कहाँ से है? दुधवा पहाड़ी से निकलता है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ है? दुधवा पहाड़ी। दुधवा पहाड़ी जो है इसका ओरिजिन है, ठीक है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है ये कहाँ होता है? एक तो दुमका हो गया, साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, देवघर हो गया, ठीक है। साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, ठीक है, देवघर हो गया। ये इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। इस इलाका से होकर बहता। अगर लेंथ की बात की जाए लंबाई का तो 480 किलोमीटर का ये नदी है, ठीक है। अब देखिए इस नदी का जो मुहाना होता है ये वही होगा हुगली नदी, ठीक है। हुगली जो कि कोलकाता में है। और इसकी अगर सहायक नदी की बात की जाए, सहायक, तो हो गया गुमरो हो गया, फिर एंड एरो हो गया। ये सभी नदी जो है सहायक नदी कहलाती है। त्रिकुट पर्वत देवघर से कौन सी नदी निकलती है? ये हो गया मयूराक्षी नदी, ठीक है। और अमरकंटक पहाड़ी छत्तीसगढ़ से कौन सा? सोन नदी। और ये नेतरहाट जो है ये पाट का क्षेत्र है, पाट क्षेत्र, ठीक है। तो इसको जो है नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी बोलते हैं। छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि शंख नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन क्या है सत्य है। तो यहाँ भी दो शंख नदी के बारे में बताते हैं। पहला शंख नदी हो गया जो कहाँ से? चैनपुर गुमला से निकलती है, गुमला, चैनपुर गुमला से निकलती है। ये जो है पाट क्षेत्र है। चैनपुर गुमला क्या है? पाट क्षेत्र है, ठीक है। इसका जो प्रवाह होता है ये कहाँ? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ हो गया, और फिर क्या हो गया? उड़ीसा हो गया, ठीक है। जो प्रवाह होता है झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा होता है। और झारखंड में जो होता है दो जगह होता है, एक तो हो गया गुमला और दूसरा जो हो गया कहाँ हो गया? सिमडेगा, ठीक है। गुमला और सिमडेगा से। अब ऐसा माना जाता है कि इस नदी में जो है हीरा पाया जाता है, ठीक है।
हीरा का स्पेलिंग गलत है, हीरा इस तरह नहीं, हौ में दीर्घ ही होगा। हीरा पाया जाता है, ऐसा माना जाता है। जैसे स्वर्ण रेखा नदी है तो उसमें सोना पाया जाता है, और शंख नदी में जो है हीरा पाया जाता है। ये शंख नदी जो है सिमडेगा के बाद ही आकर उड़ीसा में क्या किसके साथ मिल जाती है, साउथ कोयल का साथ मिलकर जो है ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। ठीक है, इसमें एक लिखिए जो पाठ क्षेत्र है इसमें भी कौन सा, लुपुंग पाठ। ठीक है, इसका नाम क्या है, लुपुंग पाठ। ठीक है, कौन सा पाठ क्षेत्र में, लुपुंग पाठ में मिल जाता है। ठीक है, ये नदी जब बहता है तो देखिए बरवे का मैदान का निर्माण करता है। इस तरह आया, फिर ऐसे करके क्या होता है, इधर से आया, इधर से घूमा, इधर से ये जो है इस तरह हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ। तो ये जो है क्या हो गया, बरवे के मैदान, बरवा का मैदान। यहाँ एक भयानक लड़ाई हुआ था। ठीक है, तो का निर्माण जो है शंख नदी के द्वारा किया, ये पूछ सकता है। ठीक है, कि किसके द्वारा किया गया है, इस बरवे के मैदान का निर्माण शंख नदी द्वारा। ठीक है, ठीक है। अब इसकी जो टोटल लंबाई है शंख नदी का, ये कितना है, ये है, यानी झारखंड से निकलता है और उड़ीसा तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये जो है प्रभाव क्षेत्र झारखंड से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से कहाँ, उड़ीसा। ये टोटल लेंथ जो हो जाता है ये कितना, कुल लंबाई इसका कितना हो जाता है, 240 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो झारखंड में इसका जो कुल लंबाई होती है, झारखंड में इसका जो टोटल लंबाई हो जाता है ये लगभग कितना हो जाता है, 145.5 किलोमीटर। ठीक है, 145.5 किलोमीटर झारखंड में होता है। 145.5 किलोमीटर जो है झारखंड में इसका लंबाई होता है। ठीक है, देखिए अब ये नदी क्या करता है कि राउरकेला वेद व्यास के पास जो है मिलता है दक्षिणी कोयल से, और दक्षिणी कोयल से मिलने के पहले एक डैम का निर्माण करती है, मंदिरा डैम। मंदिरा डैम जो होता है किस नदी पर होता है, ये शंख नदी पर ही है। ठीक है, मंदिरा डैम जो है किस नदी पर है, ये शंख नदी पर है। ठीक है, इसमें जो एक डैम और एक जलप्रपात भी है जिसको बोलते हैं सगनी घाघ वाटरफॉल। क्या है, सगनी घाघ, सदनी घाघ, सदनी घाघ वाटरफॉल इसी नदी पे है, शंख रिवर। ठीक है, तो सगनी घाघ वाटरफॉल किस जिला में है, गुमला जिला में है, और ये किस नदी पर है, शंख नदी पर है। मंदिरा डैम भी किस नदी पर है, ये शंख नदी पर है। तो ये जो है क्या है कि यह नदी अपने अपवाद क्षेत्र में संकरी और गहरी खाई का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। यह नदी गुमला जिले के सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, ये भी सही है। तो दोनों कथन मेरा क्या हो जाता है, सही होगा। झारखंड की जलवायु कैसी है, तो झारखंड की जलवायु ये तो याद करने वाली बात है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो है मानसूनी जलवायु है झारखंड की। ठीक है, और अगर पूछा जाए यहाँ पर कि कितने प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं, जलवायु प्रदेश जो है कितने टाइप के हैं झारखंड में, यह 3 प्रकार के। ठीक है, पहला क्या हो गया, ये मध्य उत्तर पूर्वी पठार, मध्य उत्तर पूर्वी पठार, एक तो ये हो गया मध्य उत्तर पूर्वी पठार। दूसरा क्या हो गया,
अब देखिए उत्तर पूर्वी है, यहाँ पर दक्षिणी लिख दीजिए और पूर्वी पठार लिख दीजिए। ठीक है, और एक क्या लिख दीजिए, पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पूरे झारखंड में जो है कुल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पहला हो गया लाल मिट्टी, दूसरा हो गया लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है, इसमें सबसे अधिक जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक लाल मिट्टी झारखंड में पाई जाती है, और इसका रंग जो है लाल होता है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड भी होता है, बॉक्साइड भी होता है। ठीक है, तो यहां पर जो बात किया जा रहा है ये अभ्रक मूलक मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी। तो नाम से पता चलता है कि अभ्रक मूलक मिट्टी कैसा होगा, जिसमें अभ्रक की मात्रा अधिक होगी। तो इसको जो है माइका युक्त मिट्टी भी बोला जाता है, माइका युक्त मिट्टी भी बोला जाता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर अभ्रक की खानें होंगी। ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, ये जो है विशेषकर आपका कोडरमा में, कोडरमा हो गया, एक बड़का गांव हो गया, कोडरमा के पास ही बड़का गांव हो गया। उसके बाद ये कहाँ होगा, मांडू हो गया। ठीक है, मांडू हो गया, मांडू गांव हो गया, झुमरी तिलैया हो गया, झुमरी तिलैया हो गया। तो ये सभी क्या है, अभ्रक के खान है, अभ्रक खान। ठीक है, अब इस मिट्टी का रंग जो है कैसा होता है, एक्चुअली में गुलाबी होता है, ये सही है। और जब इसमें नमी पड़ जाता है, जब इसमें नमी पड़ जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ये भी करेक्ट है। जल के अभाव के कारण इस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाए, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए जो अभ्रक मूलक मिट्टी है, इसका रंग जो है कैसा होता है, गुलाबी। ठीक है, बट नमी के कारण जो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला। ठीक है, ये हो गया अभ्रक मूलक मिट्टी का कलर, और ये जो है काफी उपजाऊ भी होता है। झारखंड में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया, ये जो है जेएफ हैबिट के द्वारा किया गया है, वनों के प्रबंधन, वनों के मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, इसमें याद करना है तो ये बस याद कर लीजिए, यहाँ पर एक इको टूरिज्म, ठीक है, एक इको टूरिज्म है, उसकी एक नीति बनाई गई। ये कब ये नीति बनाया गया है, 2015 में झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, झारखंड में इको टूरिज्म नीति बनाई गई, कब बनाई गई, 2015 में। इसका मुख्य जो काम क्या है कि जो इको पार्क है, इको टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, झारखंड राज्य में कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया है। तो कैंपा क्या चीज होता है, कैंपा जो है ये वनों के प्रबंधन करने के लिए जो है इसका जो फंड रेज होता है उसका सही इस्तेमाल करना होता है। तो कैंपा का अर्थ क्या है, कंपेंसेटरी, कंपेंसेटरी, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन।
कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट, सॉरी फंड मैनेजमेंट, ठीक है, फंड को यहाँ साइलेंट रखा गया है, फंड मैनेजमेंट, एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में भी जानना जरूरी है। प्रतिपूरक एफॉरेस्टेशन मतलब क्या हो गया हिंदी में, वनीकरण बोला जाता है एफॉरेस्टेशन को। फिर फंड को क्या बोला जाता है, कोष। मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, प्रबंधन। और एंड का और प्लानिंग का योजना। अथॉरिटी मतलब क्या हो गया, प्राधिकार, अथॉरिटी, इसको अधिकार होता है, इसका हिंदी हो गया। इसको जो है झारखंड में कब लाया गया है, 2009 में लागू किया गया है। और इसका जो एक्चुअल काम है, जो मान लीजिए कोई भी एरिया है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी जंगल वाला वन वाला एरिया है। अब यहाँ पर कोई इंडस्ट्री को सेटअप करना है, ठीक है, इंडस्ट्री को यहाँ पर क्या करना है, सेटअप करना है। तो यहाँ से जो है वन हटाया जाना है। तो ऐसे तो नहीं, वन को तो एक नियम है, वन को आप काट नहीं सकते हैं, लेकिन कंपलसरी है तो काटना होगा ना। तो आप यहाँ पर जितने हैं पेड़ काटिएगा, उससे ज़्यादा जो है पेड़ कहीं पर लगाइए, ये जो है रूल कहता है। तो खुद तो कंपनी लगाएगा नहीं, वो किसी को जो है गवर्नमेंट को, कोई एक कंपनी है जो वो लगाएगा। तो वो क्या करता है कि इस जंगल के बदले में जो है इसका वैल्यू फिक्स किया जाता है, फंड किया जाता है। तो इस जंगल का जो वैल्यूएशन होगा वो फंड दे दिया जाता है। और उस फंड का जो है सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं वो कैंपा के पास है, ठीक है। जो कैंपा है वो इसका रूल एंड रेगुलेशन बनाता है कि किस तरह से जो है इस फंड को मैनेज किया जाए, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि प्राकृतिक वनों का संरक्षण हो गया, जो उसके अंदर वन्य जीव है उसका प्रबंधन किस तरह किया जाए, ठीक है। इसका जो मोटो है, मतलब जो आखिर क्या इसका मोटो है कैंपा का, तो है प्राकृतिक वनों के प्रबंधन, वनों का प्रबंधन करना। जो उसके अंदर वन्य जीव है, प्रबंधन हो गया, वन्य जीव हैं उनका भी प्रबंधन करना, वन्य जीवों का प्रबंधन, ठीक है, ये सभी हो गया। तो इसको जो है कब बनाया गया है, 2009 में बनाया गया है। और अगर अक्टूबर के मंथ में जो है इसको बनाया गया है 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि राजमहल पहाड़ी के गुंबज नुमा पहाड़ियों को स्थानीय नाम से क्या जाना जाता है। तो यहाँ 4 वर्ड, जैसे टाड़, ये हो गया ऊंची भूमि, इसको टाड़ कहा जाता है। दौन क्या, नीची भूमि, निचली भूमि। ये जमीन का टाइप हो गया। डोंगरी किसको बोलते हैं, ये राजमहल पहाड़ी का स्थानीय क्षेत्र में जो है डोंगरी जो होता है नुकीली पहाड़ी को, और ये है गुंबद नुमा पहाड़ी। मतलब देखिए इस टाइप का पहाड़ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डोंगरी। और एक पहाड़ जो है इस तरह का रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, टोंगरी। और ये दोनों जो है ये राजमहल का पहाड़ी, जो राजमहल का क्षेत्र है उसका स्थानीय भाषा है, ठीक है। स्थानीय भाषा में डोंगरी और टोंगरी कहा जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी जो है किस नदी घाटी क्षेत्र के निकट अवस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, बराकर नदी।
अब अगर पारसनाथ की बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये गिरिडीह जिला में पड़ता है। गिरिडीह यहाँ जो है जैन धर्म का विशेष महत्व है। यहाँ जो है पूरे भारत में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं 24 में से 20, ठीक है, यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किए हैं। और यहाँ है एक सबसे ऊंचा शिखर है समेत शिखर, और इसका हाइट कितना है? 1365 मीटर, झारखंड का सबसे ऊंचा। झारखंड का सबसे ऊंचा क्या हो जाएगा? पहाड़ हो गया। क्योंकि ये जो पारसनाथ है ये क्या है? पहाड़ी श्रृंखला है, लेकिन इसमें भी समेत शिखर क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और सेकंड पे है गुलगुल पहाड़। गुलगुल पहाड़, चूंकि कहाँ पर है? गढ़वा में, ठीक है। गुलगुल पहाड़ कहाँ पे है? गढ़वा में है। सेकंड सबसे ऊंचा, सेकंड, दूसरा जो है ऊंचा ये हो गया, ठीक है। दामोदर नदी घाटी में जो है सबसे ज्यादा कोयला, सबसे ज्यादा कोयला यहाँ पाया जाता है। और दामोदर नदी घाटी जो है ये क्या करता है? ये हजारीबाग पठार और रांची पठार को अलग करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है? तो झारखंड में सबसे अधिक जो है आर्कियन कालीन चट्टान जो है पाई जाती है। तो ये जो है 3 टाइप का होता है आर्कियन कालीन, ठीक है। आर्कियन कालीन चट्टान जो है 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है ये चट्टान। एक तो हो गया क्या? आग्नेय। दूसरा क्या हो गया? अवसादी। और तीसरा जो होता है ये क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट, ठीक है। ये ग्रेनाइट है, ये तो इसी का हिस्सा है, ठीक है। एक थर्ड वाला कुछ है, आग्नेय हो गया, अवसादी, हाँ, रूपांतरित, ठीक है। ये 3 प्रकार हैं। ये भी तीनों जो है आर्कियन क्रम का जो है चट्टान है। इसका भी निर्माण जो है आग्नेय से लावा से होता है। लावा जब ठंडा हुआ तो भी इसका निर्माण होता है अवसादी का। और रूपांतरित जो है ये समय के साथ चेंज होते होते जो है आग्नेय को जो है अवसादी में बदल गया, फिर रूपांतरित में बदल गया, ठीक है। तो समय के चेंज होते जो चट्टान का रूप बदला उसको क्या बोलते हैं? रूपांतरित बोलते हैं। ये जो है जीवाश्म, इसमें जीवाश्म नहीं रहा, इतना ज्यादा गर्म था, ये जीवाश्म क्या है? रहित है, ठीक है। लेकिन ये जो है जीवाश्म सहित है, इसमें जीवाश्म जो है रहता है, ठीक है। इसमें जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें आते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें इसमें आती है। और धारवाड़ जो है बाद में बदलकर ग्रेनाइट और नीस में ही चेंज हो गया। ये भी किस में आएगा? ये आग्नेय में ही आएगा, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। फिर राजमहल ट्रैप है, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। तो विंध्यन क्रम की चट्टान जो है
इसमें जो है ये किस टाइप का चट्टान है, ये भी आग्नेय का ही है। विंध्यन क्रम का अलग चट्टान है, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टान जो है ये अलग है और इसमें जो है बॉक्साइट पाया जाता है। ये जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें हो गई। राजमहल ट्रैप हो गया, ठीक है। राजमहल ट्रैप, राजमहल पहाड़ी। तो राजमहल पहाड़ी के अगर बारे में बात किया जाए तो ये जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 150 से 300 मीटर है सी लेवल से। और ये जो है बेसाल्ट चट्टानों के बेसाल्ट चट्टान यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है काली मिट्टी होती है, यहाँ पर जो है बॉक्साइट मिलता है, यहाँ भी क्या होता है, बॉक्साइट प्राप्त होता है। और विंध्यन क्रम की चट्टानें की कौन सी जगह में होती है, देखिए ये मान लीजिए झारखंड का क्षेत्र है, इस जगह जो है ये हो गया विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ पर होती है, ठीक है। तो सबसे अधिक किसका विस्तार है, आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार की चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं, तो ये किस प्रकार का, ये हो जाएगा बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। और ये कहाँ है, बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है। और राजमहल ट्रैप जो है राजमहल ट्रैप में कौन कौन सा आ गया, एक साहेबगंज हो गया, ठीक है, पाकुड़ हो गया, ठीक है, गोड्डा हो गया, ठीक है, और कुछ दुमका हो गया, ठीक है, ये सभी जिला आ गया। और इसी ट्रैप में जो है राजमहल ट्रैप में ये दुधवा उधवा पहाड़ी है, उधवा जो है पहाड़ी नहीं, उधवा पक्षी, उधवा पक्षी अभयारण्य, यहाँ पर क्या है, उधवा पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है, राज्य का जब गठन हुआ था तो यहाँ जो गठन के टाइम जो है, ठीक है, जो राज्य का, झारखंड राज्य का गठन हुआ था तभी जो है 18 जिला था, ठीक है। बाद में +6 जिला इसमें जोड़ा गया। कौन कौन सा जिला जोड़ा गया, नंबर 1 पे जोड़ा जाता है लातेहार, ठीक है, नंबर 1 पे जो जोड़ा जाता है ये क्या होता है, लातेहार होता है। फिर दो नंबर पे जामताड़ा, ठीक है। फिर 3 नंबर पे कौन हो गया, सिमडेगा। 4 नंबर पे सरायकेला खरसावां, ठीक है, 4 नंबर पे सरायकेला खरसावां, ठीक है। 5 नंबर पे खूंटी और 6 नंबर पे हो गया कौन सा, रामगढ़, ठीक है।
देखिए एक्चुअली में जो इसका नंबर है ये कुछ अलग हो, ये जो है 18 जिला था, 6 जिला तो बना है एक्स्ट्रा में, लेकिन इसका नंबर कैसे होगा? 18 जिला है, ये 19 नंबर पे था, ये 20 नंबर पे था, ये 21 नंबर पे एक सिमडेगा हो गया, 22वां नंबर पे सरायकेला, और 23वां नंबर पे क्या हो गया? खूंटी, और 24वां नंबर पे क्या हो गया? रामगढ़। अभी जो है यानी कि झारखंड में 24 जिला है, और ये जो है ये चारों का निर्माण पहले किया गया। कब? अप्रैल 2001 में जो है 4 जिले बनाए गए। उसके बाद जो है 23 और 24 को जो है बाद में बनाया गया। तो पहला जिला के बारे में पूछा गया तो क्या हो जाएगा? लातेहार हो जाएगा। दूसरा जामताड़ा, तीसरा सिमडेगा, और चौथा जो है सरायकेला खरसावां। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ये 2009 में लगाया गया था। इसका पूरा डिटेल जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति शासन जो है, जब सरकार का सिस्टम फेल हो जाए तो वहाँ पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो किस अनुच्छेद से संबंधित है ये भी जानना जरूरी है। ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो आर्टिकल 356 में जो है इसका वर्णन है। जो झारखंड है यहाँ पर जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। फर्स्ट में जो लगाया गया है इस टाइम जो मुख्यमंत्री थे ये कौन थे? शिबू सोरेन। ठीक है, ये कौन थे? सीएम थे। इसके बाद लगाया गया है, और कब से कब तक? पहला तो 2009 में, और पूरा कर दिया जाए तो 19 जनवरी 2009 से 2009 से जो 30 अक्टूबर है, सॉरी 30 दिसंबर 2009 तक ये जो है पहला लगाया गया है 2009 में। और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कितना? 344 दिन, मतलब 11 महीना 11 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा। और इस समय जो गवर्नर थे कौन थे? सैयद सिब्ते रजी। सैयद सिब्ते रजी। ठीक है, दूसरा जो लगाया गया सेकंड टाइम, इस समय भी जो सीएम थे ये कौन थे? ये शिबू सोरेन थे। ठीक है, और शिबू सोरेन के बाद जो लगाया जाता है ये 2010 में लगाया जाता है। और करंट अगर इसका डेट बोला जाए तो 1 जून 2010 से 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक लगाया जाता है। और इस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? MOH फारूक। ठीक है, फिर थर्ड टाइम जब लगता है राष्ट्रपति शासन, इस समय जो सीएम होते हैं ये कौन होते हैं? अर्जुन मुंडा होते हैं। कौन होते हैं? अर्जुन मुंडा। ठीक है, और जो डेट है ये कब से कब तक है? ये जो है 18 जनवरी 2013 से लेके
कब तक होता है? 13 जुलाई 2013 तक, 13 जुलाई 2013 तक। और इस समय जो गवर्नर होते हैं ये कौन होते हैं? सैयद अहमद। ठीक है, सैयद अहमद के टाइम में लगाया जाता है। तो पहली बार जब लगाया गया था 2009 में लगाया गया था। झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा के बारे में बोला जाए तो ये क्या है? हिंदी है। ठीक है, हिंदी जो है झारखंड में प्रथम राजकीय भाषा है। अब इसमें देखिए कि कुल जो है 16 जो है अभी झारखंड में वर्तमान में द्वितीय राजभाषा है, द्वितीय राजभाषा। पहले 12 था, फिर इसमें 4 ऐड किया गया। ठीक है, ये 12 है और प्लस 4 है। इसमें भोजपुरी, मगही, अंगिका, इन सभी को ठीक है ऐड किया गया है। तो कौन कौन सा राजभाषा ये जानना जरूरी है। तो ये हो गया कौन कौन सा? एक हो गया संथाली, संथाली हो गया। फिर क्या हो गया? खोटा हो गया। फिर क्या हो गया? नागपुरी हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया? कुरमाली हो गया। फिर क्या हो गया? हो गया। फिर क्या हो गया? कुडुक हो गया। फिर क्या हो गया? पंच परगनिया हो गया। ठीक है, पंच परगनिया हो गया। फिर क्या हो गया? बांग्ला हो गया। फिर क्या हो गया? उर्दू हो गया। फिर क्या हो गया? मुंडारी हो गया। ठीक है, मुंडारी हो गया। फिर भोजपुरी हो गया। फिर क्या हो गया? अंगिका हो गया। फिर मगही हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया? उड़िया हो गया। उड़िया हो गया। फिर क्या हो गया? मैथिली हो गया। तो ये भोजपुरी है, अंगिका है, मगही और मैथिली को जो है बाद में ऐड किया गया। ठीक है, कुल 16 राजभाषा जो है द्वितीय राजभाषा है। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें नोट कर सकते हैं आप कि जो 8वीं शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची में झारखंड से जो है संथाली लैंग्वेज को डाला गया है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, और ये कब? 92nd अमेंडमेंट 2003 के तहत। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट 2003 के तहत जो है 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल किया गया है? तो ये हो गया संथाली भाषा को। ठीक है, तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको कमेंट करके बताना है कि ये सेशन कैसा लगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।